ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब डायग्राम बनाते हैं। थ्योरी क्या लिखोगे? माना एक चालक है जिसका क्षेत्रफल a, उसकी लंबाई l है। हो गया। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n से लेते हैं ना। तो माना कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल a है, उसकी लंबाई l है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये इलेक्ट्रॉन है ना, गमन करता है वो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n। अब जब दोनों के बीच क्या करेंगे? विभवांतर लगाएंगे। दो सिरा बना ना, यहाँ पर मान लो इसको a और इसको b, दो सिरा हुआ। इसके बीच क्या लगाओगे? विभवांतर। तो जब विभवांतर लगाया जाता है तब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अनुगमन वेग vd से क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, लेफ्ट साइड में, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ गमन कर रहे हैं? राइट साइड में, हुआ विपरीत दिशा में। कब गमन किया? जब उसके बीच क्या किया गया? विभवांतर लगाया गया। और विभवांतर कैसे लगा? जब बैटरी से उसको आवेशित किया गया, वोल्ट दिया गया ना। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। तो जब इसको वोल्ट दिया जाएगा तब विभवांतर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब विभवांतर लग गया मतलब ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन कर रहा है। समझ में आ गया? देखो मान लो किसी चालक तार की लंबाई l है, उसका क्षेत्रफल a है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अनुगमन वेग vd से क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। लिख लोगे थ्योरी? सिंपल है। माना किसी चालक तार की लंबाई l है, उसका क्षेत्रफल a है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n। बस सबसे पहले उसका वर्णन बताना है कि उसमें है क्या क्या, पूरा बता दिए। लंबाई l है, क्षेत्रफल a है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। हो गया। अब इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अनुगमन वेग vd से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा लेफ्ट में है और गति किस तरफ कर रहा है? राइट में। हो, चलो लिखो। माना किसी चालक तार की लंबाई l है, जिसका क्षेत्रफल a है, हो गया। माना किसी चालक तार की लंबाई l है, उसका क्षेत्रफल a है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में vd वेग से गति करने लगते हैं। अब देखो चालक में प्रवाहित धारा क्या है?
धारा आई, धारा आई होता है ना। अब अनुगमन वेग से गति कर रहा है तो अनुगमन वेग क्या होगा, तो आई क्या निकाले हो, एन ई ए वी डी, ये होगा। अब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र भी है, तो विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र ये क्या हो जाएगा, v अपॉन में l, v अपॉन l, वेग बटे में लंबाई होगा विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र क्या निकालो, F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि किसी चालक पर लगाया गया बल, F अपॉन आवेश पर लगाया गया बल। तो यहाँ पर लंबाई है, v वेग से गति कर रहा है इसलिए क्या लिए, v अपॉन l। अब देखो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेगा, कल ही बताया था गति करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जो माध्य मुक्त पथ बताया था वहाँ पर बताया था ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन रहेगा जो क्रमागत टक्कर होगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो पूरे का क्या किए थे, औसत निकाले थे, एक में समय औसत और दूसरे में दूरी औसत निकाले थे। तो इसलिए यहाँ पर कितने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, बल मतलब F E इंटू क्या हो जाएगा, E, E इंटू E, समझ गए। देखो E ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और बल क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र वाला E, इसलिए क्या लिए E इंटू E, और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर भूल गए दर्शाना, E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E के मान को यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, E का मान रखने पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू V अपॉन L, ये हो गया। अब बल जानते हो F बराबर क्या होता है द्वितीय समीकरण से, देखो यदि क्या लें, द्रव्यमान, द्रव्यमान ही लेते हैं ना वहाँ पर, द्रव्यमान m तथा त्वरण, त्वरण a हो तो, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिए, अब इसका प्रयोग क्यों किए, देखो v वेग से गति कर रहे हैं, गति करेगा मतलब त्वरण होगा, त्वरण होता है ना, और साथ में उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी रहेगा, तो इसलिए इसको लिए। अब तो F बराबर क्या बन जाएगा, m इंटू ए, हो गया। अब त्वरण निकालिए तब A बराबर क्या निकल सकता है, F अपॉन m आ जाएगा, या तो m का मान निकालोगे तब क्या हो जाएगा, F अपॉन में A, वही तो होगा। चलो F का मान रखते हैं, अब कहाँ बताओ, A इज इक्वल टू F, अरे F का मान रखो ना, सीधा लिख नहीं रहा हूँ ना, F का मान रखने पर करके, A F की जगह पर ई वी अपॉन में L हो गया, और नीचे में क्या है M, तो ये हो गया M, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वी अपॉन में M इंटू L, हो गया। नीचे से लिखोगे, यदि इलेक्ट्रॉन का, हाँ, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यहाँ लिखाना पड़ रहा है इसीलिए, प्रारंभिक वेग, अब यहाँ से समझो प्रारंभिक वेग किससे दर्शाते हैं, प्रारंभिक वेग u, तो प्रारंभिक वेग देखो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लेते हैं, n से, तो कहाँ तक ले सकते हो, n तक, तो u1 u2 u3 और un है। तथा अब समयांतराल किस में निकाले हो, श्रांति काल में निकाले हो, किससे दर्शाए थे, टाउ से, तथा इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों का औसत समयांतराल यूज हुआ, समयांतराल कैसे लिखते हैं, हाँ, समयांतराल क्या होगा, टाउ 1 टाउ 2 इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, टाउ n हो, तो चलो अब समझना,
देखो, यदि इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रारंभिक वेग समझ गए u1 u2 और un तक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पर अनगिनत है ना, तो n तक ले लिए। और इलेक्ट्रॉनों का क्रमागत टक्करों का औसत समांतराल किस में लिए है? श्रांतिकाल में। तो τ1 τ2 और ये कहाँ तक ले लिए? τn तक। अब चूंकि समीकरण एक जानते हो, v इक्वल टू क्या है? u प्लस at, यही है ना। अब पूरे का मान रखो, हाँ देखो, अब यहाँ पर वेग आया अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग, t a त्वरण का मान निकालिए हैं, t वहीं रहेगा, u का मान u1 मान लिए ना, और अनुगमन वेग है v, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? vd। अब u की जगह क्या रखोगे? u1 प्लस, देखो क्या बोल रहे हो? अरे देखो, u हुआ u1 प्लस a की जगह पर a, t की जगह पर औसत समांतराल मतलब समय ही होगा ना, तो किससे लिए हैं? τ1, तो ये क्या हो जाएगा? τ1। क्या बता रहे थे फिर? a का मान अभी मत रखो ना। देखो फिर अब इसी को बढ़ाते चले जाएंगे, u1 की जगह u2 प्लस a इंटू τ2, तो इसी को मैं लास्ट तक ले जाता हूँ, un प्लस में a इंटू τn हो गया, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको लिखोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो पूरे को अलग अलग कर सकते हैं, कैसे होगा? vd u1 प्लस u2 प्लस un निकाल सकते हो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस क्या हो जाएगा? un। अब देखो इसमें a τ1 a τ2 और a τn, पूरे में से क्या कॉमन निकल सकता है? a निकाल लिए। क्या क्या बचा? τ1 τ2, अरे कहाँ लिख दिए? τn अपॉन में क्या आ जाएगा? n। अब देखो बीच में प्लस है तो दोनों के बटे में n होगा, तो फिर से इसको चेंज करो, u1 प्लस u2 प्लस u3 मत करो, लंबा जाता है, प्लस में un अपॉन में क्या आ जाएगा? n। बीच में प्लस है, प्लस डाले, a τ1 प्लस τ2 प्लस τn अपॉन में क्या आ जाएगा? n हो गया। अब यहाँ से u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n का मान होता है 0, याद रखोगे, प्रारंभिक वेग। इस पर a τ1 नहीं सिर्फ कॉमा अभी बता रहा हूँ, इसका मान क्या क्या है? τ1 प्लस τ2 प्लस τn अपॉन में n, इसका पूरा मान है τ। अब फिर से जगह का मान कहाँ लिखूँ? इसको कहीं पर नहीं, चलो अब छोटा छोटा है, यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा हम लाते हैं इस बार। चलो vd हो गया इक्वल, पूरे की जगह पर 0 प्लस a का a ही रहेगा, और इस पूरे की जगह पर आप टाउ ले सकते हैं, a टाउ। तो फाइनली vd इज इक्वल टू क्या मिला? a टाउ। अब a का मान क्या निकाले हो बताओ? का मान रखने पर vd a का मान ev अपॉन ml इंटू में टाउ है। अब एक मिनट, समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? आई माने थे ना, NeAVD, vd का मान यहाँ पर रख दो, vd का मान रख सकते हैं ना, vd का समीकरण एक इसी को तो माने E और A, vd का ev टाउ अपॉन ml। अब देखो मैं I को यहीं पर रखता हूँ, हाँ तो वो ई स्क्वायर बन जाएगा, और क्या I, और बटे में v को इधर ला लिया, लाया।
फिर इधर क्या बना, एन ई स्क्वायर टाउ ए बचा, और अपॉन में एम एल। चलो देखो, आई अपॉन वी है, मैं इसको कर देता हूँ वी अपॉन आई, कर दिया। देखो लेफ्ट साइड में क्या किया, ऊपर नीचे किया, तो इधर भी होगा, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए हुआ। अब v अपॉन आई क्या होता है, v प्रोपोर्शनल आई, v इज इक्वल टू आर आई, तो मैं r का मान निकाल लेता हूँ v अपॉन आई। क्या मिला, ओम के नियम से, क्योंकि v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है r, तो इसके बराबर क्या रख सकते हैं r, तो r इज इक्वल टू क्या मिला, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए आ गया। यही ओम का नियम है, लिख लेना, यही ओम का